हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आज फिर आपके सामने आ गया हूं कुछ क्वेश्चंस और आंसर लेके। मुझे काफ़ी ये भी मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी रैंडम होते हैं। कहीं यूके वीज़ा आ जाता है, कहीं वीएफएस आ जाता है, कहीं स्किल्ड वर्कर। तो ये भी है बड़ी प्रॉब्लम है। बट कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से मैं इनको थोड़ा सिस्टमेटिक करने की। बट एनीवे तब तक आप मेरे वीडियोज़ जो हैं वो सारे देखते रहें, क्योंकि कई बार मेरे से वैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ी कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जब मुझे सिनेरियो रियलाइज़ होता है कि सिनेरियो कुछ और होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सब कुछ एक एक्सपीरियंस पे ही है। ओके, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। बट उसके बाद जब भी मुझे लेटेस्ट न्यूज़ आ जाती है तो मैं हमेशा उसको क्लैरिफाई अपने वीडियोस में कर लेता हूं। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने वाले होते हो ना, तो आप हमेशा मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखें। ओके, और सब्सक्राइब पक्का करें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, ताकि आपके पास मेरे जो लेटेस्ट अपडेट है, जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, ताकि आपके पास जो क्लैरिटी है या कुछ भी नया है तो वो आप तक पहुंचे। एनीवेज, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले वही अपना सेम डिस्क्लेमर जो भी मैं आपको बताता हूँ, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले अपने वीजा कंसल्टेंट, ट्रस्टेड रिसोर्सेज और ऑफिशियल वेबसाइट से पक्का चेक करें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आज का जो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम शुरू करते हैं, मुझसे एक बंदे थोड़ा फनी है, तो थोड़ा एक बंदे ने मुझे लिखा कि सर नमस्कार, मैंने 15 मार्च को अपना पासपोर्ट जमा किया था और वीजा के लिए, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो क्या मैं पैनिक कर जाऊं या मैं कूल डाउन रहूं। तो दोस्तों, तो मैं कभी नहीं कहूंगा आप पैनिक करो, कूल डाउन ही रहना है, क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में नहीं है। आप अपना बेस्ट दे रहे हो और उसी के बेस पे आपका रिजल्ट जो आएगा, तो प्लीज पैनिक मत हो जाओ। ओके, तो कूल डाउन रहो, वही ज्यादा बेस्ट है। रिजल्ट कुछ ना कुछ टाइम पे जल्दी आएगा। 15 मार्च से मुझे लगता है कि एक हफ्ता और आपको वेट करना चाहिए। थोड़ा आजकल डिले एक्चुअल में जो मैक्सिमम केसेस में देख रहा हूँ वहां पे चल ही रहा है, तो थोड़ा सा आप वो देखिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं अभी वो बता रहा हूँ, इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बंदे ने मुझसे पूछा है, सर मेरा स्पॉन्सरशिप में यस है मेरे लिए और मेरे डिपेंडेंट्स के लिए भी, तो क्या मैं बैंक स्टेटमेंट लगा दूं, क्योंकि मेरे पास इनफ फंड्स हैं, और एक सेफर साइड के लिए क्या मैं लगा दूं। देखो दोस्तों, मैं फिर आपसे बात वो बोलता हूं, अगर यस है और जब वो खुद नहीं मांग रहे हैं, तो क्यों क्या आपको क्यों जरूरी है आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना, इवन आपके पास फंड्स है या नहीं है। बाकी आपकी चॉइस, आपको लगाना है, बट एक्चुअल में वो नहीं मांगते हैं और उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, तो उस चीज को आप हमेशा उसको वो करें। ओके, तो एक क्वेश्चन मेरे से लोग ये अक्सर ये पक्का पूछ लेते हैं कि वीएफएस में सर मैं पासपोर्ट का स्कैन कॉपी जमा करना है। बस 2-3 क्वेश्चन है उस पर। तो पहला है, सर क्या वीएफएस में पासपोर्ट का स्कैन कॉपी जमा करना है, या वीएफएस में पासपोर्ट के साथ साथ मैं एक स्कैन कॉपी भी अपलोड करूं। तो देखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, स्कैन कॉपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद उनको अपना पासपोर्ट दे रहे हो, तो आप ये समझो कि उतना ही काफी होता है। तो पासपोर्ट ही काफी है जो वीएफएस में आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी में आपका वीनेट स्टिकर लग के आता है। तो ये पक्का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन मेरे पास अभी अभी पहले आया था, मैंने कुछ बताया था, फिर अब कुछ और आया है इसी क्वेश्चन पे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। ये बता रहे हैं कि जो वीजा एप्लीकेशन है, जो उनका बायोमेट्रिक हुआ था 22 मार्च को, और उन्होंने सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कर दिए थे, बट अपना एजुकेशनल और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया था। तो क्या इसमें कुछ इश्यू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपीरियंस लेटर अपना उसमें उन्होंने जमा नहीं किया था। तो ये एक पहला उन्होंने पूछा मुझसे कि सर एक्सपीरियंस, देखो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यूके होम ऑफिस खुद अपनी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपसे नहीं बोलता है कि आप वीजा, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस लेटर या ऑफर लेटर अटैच करो। ओके, तो इसलिए इनिशियली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर उनको लगता है कि इस एप्लीकेशन में फर्दर रिक्वायरमेंट है, तो वो आपसे वाया ईमेल खुद ही मांग लेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, खुद ही मांगेंगे। अगर मांग लेते हैं तो उसमें भी पैनिक आपको करना नहीं है। मांगते हैं तो आप सबसे पहली बात है जेन्युइननेस की। तो अगर आप जेन्युइन हो तो आपको वो उस हिसाब से वहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर लें जब भी वो मांगेंगे। ये तो मेरा, बट अभी 5 मिनट पहले उनका मेरे पास मैसेज आया है कि सर यूके होम ऑफिस से उनको ईमेल आया है डॉक्यूमेंट का, जहां पे उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसी सेम जॉब प्रोफाइल के लिए। ये पक्का आप याद रखें कि इस बार जो यूके होम ऑफिस ने जो मांगा है, वो उसी जॉब प्रोफाइल का एक एक्सपीरियंस लेटर मांगा है। तो इस केस में आपको एक्सपीरियंस लेटर जमा करना पड़ सकता है। तो नॉर्मली वो नहीं मांगते हैं, बट वही है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बिल्कुल, ये किसी को पता नहीं है कि क्या उनका बेसिस है ये चेक करने का कि क्या वो है,
क्या क्या सिनेरियो पे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो इस बार उन्होंने का ये एक नया केस है जहां उन्होंने उसी जॉब प्रोफाइल पे उन्होंने उनसे एक्सपीरियंस लेटर मांगा है। तो ये पक्का आप ध्यान रखें दोस्तों। तो इसका एक वो है, बट इनिशियली आपको जमा नहीं करना है। ओके, एक बंदा मुझसे फिर से, मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में फिर से आता हूँ। ओके, तो उन्होंने ये मुझसे पूछा है कि सर, कि उन्होंने 2 साल सऊदी अरब में जॉब किया है, 4 साल कुवैत में जॉब किया है एज अ शेफ, लेकिन उनके पास सऊदी अरब का एक्सपीरियंस, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ पे सऊदी अरब का एक्सपीरियंस लेटर उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास जो कुवैत में जितना उन्होंने काम किया उसका एक्सपीरियंस लेटर सारा है, और उन्होंने अब वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने 6 साल का उनका एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने 2 साल सऊदी अरब में किया है और 4 साल उन्होंने कुवैत में किया है ऐसे। लेकिन जो 2 साल में सऊदी अरब में किया उनका कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, लेकिन 4 साल जो कुवैत में किया है उसका उनके पास सारा डॉक्यूमेंट है। तो क्या इससे कोई इशू तो नहीं होगा दोस्तों? फिर ये प्रीवियस पे फिर से आ जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पे, जहां मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनिशियली वो वैसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। ओके, तो आपसे पासपोर्ट, CUS के नंबर वगैरह सब कुछ है, वो है। बट इन केस वो कभी ना कभी, अब जो मैं केसेस देख रहा हूं उसमें वो लोग मांग रहे हैं आपसे एक्सपीरियंस लेटर, बट इनिशियली आपको जमा नहीं करना है। ओके, अगर वो मांगते हैं तो उनके पास ईमेल, आपके पास ईमेल उनका आ जाएगा, वहां पे जाके आप अपने, उनकी जो वेबसाइट, जो वो ईमेल करते हैं उसमें अपना डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस लेटर वो मांगेंगे। और ये उन्होंने, जो मैंने नोटिस किया है कि उन्होंने उसी प्रोफाइल में एक्सपीरियंस लेटर मांगा है। तो आपके पास अगर 2 साल का नहीं है बट आपके पास 4 साल का तो है ना, तो वो एक्सपीरियंस लेटर तो आपके पास है, तो वो आप शो कर सकते हो। जहां तक है मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बन रही है, तो अगर वो किसी हिसाब से एक्सपीरियंस लेटर की डिमांड करते हैं तो आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर उनको दे देना, जिस भी साल का है। ओके, तो ये आप पक्का ध्यान रखें। और कुछ खास मैं उसमें देखता हूँ। ओके, एक ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जब आप अपने बच्चे का, जो किड्स का आप भर रहे हैं, उसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो अगर 18 साल से कम अगर बच्चे की एज है तो आपको उसे एज अ गार्जियन आपको उस फॉर्म को, उसकी पूरे वीज़ा एप्लीकेशन भरनी होगी। तो वहाँ पे जो लास्ट में जब साइनिंग आता है डिक्लेरेशन में, वहाँ पर डिक्लेयर करना होगा कि आप उनके बिहाफ में भर रहे हो, क्योंकि वो एप्लीकेंट 18 साल से कम है। जब भी आप उस ऑप्शन पे टिक करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन में वो आपसे डिटेल्स मांगेगा कि जो फॉर्म भर रहा है वो कौन है, तो आप क्या लगते हो उनके, तो आपको उसमें हिमसेल्फ और अपना पूरा डिटेल्स वगैरह मांगता है वो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में वो थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन भी मांगता है कि आर यू डिपेंडेंट, कुछ थर्ड पार्टी फंड्स में आप डिपेंडेंट हो, तो उसमें आपको नो ऑप्शन करके, थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन में नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो ये आप पक्का ध्यान रखें, जब भी आप अपने डिपेंडेंट जो बच्चा है उसकी एप्लीकेशन में भरते हैं तो एज अ गार्जियन आपको वहां पे भरना पड़ेगा। ओके, यूके वीज़ा एप्लीकेशन भरते हुए ये एक सबसे बड़ा मेरे को जो मिला है कंफ्यूजन वाला जो है, उसमें ये बोला है कि उसने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है, बट ये केस शायद जनरल है, हर किसी के केस में आता है कि कई बार लोगों के सरनेम नहीं होते हैं। ओके, तो कई बार उनके पासपोर्ट में सिर्फ गिवन नेम होता है या उनका जो फर्स्ट नेम होता है, बट कई लोगों का सरनेम होता नहीं है। बट यूके वीज़ा एप्लीकेशन में जो सरनेम है वो एक मैंडेटरी फील्ड है। तो अब यहाँ लोगों का कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे भरें क्या। कई बार लोग FNU भर देते हैं, कई बार NA भर देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितने मैंने सिनेरियो देखे हैं, मैं आपको वो एक बार क्लियर कर देता हूं। तो जो सबसे मैक्सिमम केस इस चीज में लोग जो सबसे मैक्सिमम टाइम लोग करते हैं, वो अपना जो गिवन नेम होता है, जो फर्स्ट नेम होता है, उसी को एज अ सरनेम वहां पे डाल देते हैं। और ऐसा मैंने कई जगह मैंने देखा है, तो उसमें हर किसी का वीजा आया है। ओके, कई बार लोगों ने डैश डाल दिया है, कई बार लोगों ने NA डाल दिया है, और कई बार लोगों ने FNU डाल दिया है। बट किसी भी केस में किसी ने मुझे ये नहीं बताया है, मुझे नहीं ऐसा मिला कि इस बेसिस पे किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, क्योंकि आपका पासपोर्ट उनके पास है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो केस दिख रही है, तो सरनेम में अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं है तो अपना फर्स्ट नेम ही सरनेम में डाल दें। मुझे लगता है कि उतना मोर देन इनफ है। ओके,
एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है एक बंदे ने कि सर वीएफएस से रिलेटेड है कि सर आपको पासपोर्ट कलेक्शन के लिए वीएफएस से ईमेल आती है कि यूके होम ऑफिस से आती है। ओके, तो ये पक्का दोस्तों पक्का ध्यान रखें, अगर कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो वो हमेशा यूके होम ऑफिस से आएगी। वीज़ा रिजेक्टेड है तो भी होम ऑफिस से आएगी। किसी भी तरीके से वीज़ा रिलेटेड कुछ भी अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमेशा यूके होम ऑफिस से आएगी। लेकिन अगर वीज़ा सब कुछ प्रॉपरली सेट हो गया है तो जो कलेक्शन की जो ईमेल है वो वीएफएस से आएगी, क्योंकि वो वीएफएस जब वीएफएस का डॉक्यूमेंट आ जाता है, आपका पासपोर्ट आ जाता है कलेक्शन के लिए, तो वो आपको ईमेल करते हैं। ओके, तो ये पक्का आप ध्यान रखें। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से जो ये मुझसे पूछा है एक बंदे ने कि सर अगर डिपेंडेंट हैं, अगर मेन एप्लीकेंट के साथ ही अगर डिपेंडेंट की जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो साथ में प्रोसेस करें तो क्या सक्सेस रेट में कोई फर्क पड़ता है? देखो, सक्सेस रेट से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मेन एप्लीकेंट का वीज़ा अप्रूव हो गया तो जहां तक है उसके सक्सेस डिपेंडेंट का भी वीज़ा अप्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों अगर साथ अपने भर रहे हैं, डिटेल्स अगर आप प्रॉपरली भर रहे हैं तो, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन में, तो सबका एक साथ ही अप्रूव होके आ जाएगा। बट सक्सेस रेट का उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेट उतना ही है, अगर आप अलग से भी भरोगे तो भी उतना ही है। पॉइंट इज, अगर आप अपने जो डिटेल्स हैं वो सही से भर रहे हैं तो साथ भरें उनके, या मेन एप्लीकेंट के साथ भरें या अलग भरें, एक ही बात है, इससे सक्सेस रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि मेरा यूट्यूब वीडियो जो है, यूट्यूब वीडियो ये जो चली रहा है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक सबसे बढ़िया बात है कि 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बड़ी खुशी है मुझे। काफ़ी लोगों की इस जर्नी में काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है, तो और मुझे इसी में, और आप इसको शेयर करें। जो भी लोग यूके आना चाहते हैं, मे बी उनकी वहाँ से हेल्प होगी। dreamforeign.com वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाएं, वहाँ से आस्क अ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। प्लस इंस्टाग्राम में आए, इंस्टाग्राम में मेरी रील्स वगैरह सब चल रही हैं, और इंस्टाग्राम में आए वो, और वहाँ से मुझसे कनेक्ट हों, बात करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।